हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 18 में हमारा टॉपिक है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है, पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो पृथ्वी के अंदर दो बल हमेशा लगती है। ये दोनों बल एक बाहर लगती है, एक अंदर लगती है। बाहर वाले बल को हम लोग एक्सोजेनिक बल कहते हैं, यानी कि बहिर्जात बल कहते हैं, और जो अंदर लगती है उसको एंडोजेनिक बल कहते हैं, यानी कि अंतर्जात बल कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों बल लगती क्यों है। दोनों बल का अपना अपना कार्य है। जो एंडोजेनिक बल है, जो पृथ्वी के अंदर जो बल लगती है, उनका कार्य है कि पृथ्वी के जो सतह हैं उसके ऊपर पर्वत का निर्माण करना, भ्रंश घाटी का निर्माण करना, भ्रंश पर्वत का निर्माण करना, समुद्र का निर्माण करना, महाद्वीप का निर्माण करना, ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसके पीछे अंतर्जात बल का मुख्य कारण है, जो कि इन सबों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस बल का प्रयोग होता है। और देखिए, जो बहिर्जात बल है, ये बल क्या करता है कि अंतर्जात बलों के द्वारा जो भी पर्वत भ्रंश घाटी का जो भी निर्माण होता है, महाद्वीप और समुद्र का जो निर्माण होता है, उन सभी को बहिर्जात बल क्या करता है कि संतुलित करता है। यानी कि जो स्थल रूप बन गए, जैसे कि कोई पर्वत बन गया, इस फोर्स के कारण, अंतर्जात बल के कारण किसी प्रकार का, जैसे कि बलित पर्वत का निर्माण हो गया, तो उस निर्माणित पर्वत का जो है, ये बहिर्जात बल क्या करेगी कि ये जो बल जो उस पर लगेगी उसको क्या करेगी कि संतुलित करना चाहेगी। संतुलित इसलिए करेगी, अगर वह संतुलित नहीं करेगी तो पृथ्वी की जो स्थिति है, जो घूर्णन स्थिति है, चाहे और भी जो भी स्थितियां पृथ्वी पे हो रही हैं, वो असंतुलित हो जाएंगी, और जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसमें भी परिवर्तन आने लगेगा, और उसके परिवर्तन के कारण बहुत सारे परिवर्तन हमारे पृथ्वी पे देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए अनुचित रहेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि अंतर्जात बलों के द्वारा जो भी स्थल रूप, समुद्र, पर्वत, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, उन सभी निर्मित स्थल रूपों का संतुलन इस बहिर्जात बल के द्वारा होता है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इनमें और क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इनका पूरा कि किसका कौन सा प्रकार है। पहला हम देखते हैं अंतर्जात बल। ठीक है, ये पहला है, और दूसरा है बहिर्जात बल। ये एक, ये दो। अब देखिए, सबका अपना अपना एक प्रकार है। बहिर्जात बल के बारे में हम बात करेंगे, पहले अंतर्जात बलों की बात करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना अल्टीमेटली यही है। ये जो बल है, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सडन फोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें निर्मित होती है, इस आकस्मिक बल के लगने से क्या क्या निर्मित होती है। वह होती है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के बाद भूकंप, भूस्खलन, इससे यह क्रियाएं होती हैं। दूसरी होती है दीर्घकालिक बल, दीर्घकालिक बल, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका स्पेलिंग है डायस्ट्रोपिक फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इसका भी दो प्रकार है, डायस्ट्रोइक का भी दो प्रकार है, उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। पहला पहला है आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर
संचालन बोलेंगे इसको, क्यों बोलेंगे उसकी बात करेंगे। ये जो है ऊर्ध्वाधर के अलावा ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज संचालन, क्षैतिज संचालन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिपेरोजेनिक फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरोजोनिक फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इनके फोर्स अंतर्जात बलों के जो कितने सारे प्रकार हैं जो पृथ्वी के अंदर कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हमने देखा। ये जो बल है, ये यहाँ पे जो आप बल देख रहे हैं अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्स है। यह कहाँ काम करती है? पृथ्वी के अंदर। इसको हम लिखेंगे, यह जो बल काम करती है यह करती है पृथ्वी के अंदर, और यह जो बल काम करती है यह करती है पृथ्वी के बाहर कार्य करती है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा। देखिए, हमने अभी शुरू में बात करा है कि अंतर्जात बलों के द्वारा जो है हमें क्या क्या चीज़ों देखने को मिलता है निर्माण में। जैसे हम ऊर्ध्वाधर संचालन की, यहाँ पे संचालन हम क्यों लिखें? ये जो दीर्घकालिक बल है इसका जो चलने की जो समय होती है, जो ये बल चलती है ये काफ़ी धीमे चलती है, जिसके वजह से इसको संचालन कहा गया है, ठीक है। तो दीर्घकालिक बल के भी दो प्रकार हैं। एक ऊर्ध्वाधर संचालन है, यानी कि एक जो है जो ऊर्ध्वाधर संचालन है वो आपका वर्टिकल चलती है, ऐसे सीधा चलती है, और जो क्षैतिज संचालन होगा ये वर्टिकल चलती है, और जो क्षैतिज होगा वो आपका ऐसे चलेगी, हॉरिजॉन्टल चलेगी इसमें, क्षैतिज संचालन में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसमें किन चीज़ों का निर्माण होता है। यह जो आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर संचालन, इसमें जो है निर्माण अगर देखा जाए तो इसमें निर्माण होता है समुद्र का और महाद्वीप का, ठीक है। इसमें जो संचालन, इस संचालन में जो निर्मित होने वाले स्थलारूप है वो है आपका वलित पर्वत, ठीक है, और भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत, ठीक है। इसमें निर्माण जो हो रहा है वलित पर्वत, भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत, इस फोर्स के कारण, इस क्षैतिज संचालन के कारण इन तीन स्थल कृतियों को हम देख रहे हैं कि निर्मित हो रही है। और इसमें हम देख रहे हैं इपेरोजेनिक में कि इसमें समुद्र और महाद्वीप का निर्माण हो रहा है, जो कि ऊर्ध्वाधर संचालन के कारण हो रहा है। ये दोनों संचालन जो है दीर्घकालिक बल का संचालक है, मतलब संचालन है। ये दीर्घकालिक बल दो तरीके से चलती है, एक ऊर्ध्वाधर चलती है और एक क्षैतिज चलती है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि और कैसे ये चीज़ों को निर्माण कर रही है। जैसे अगर समुद्र की बात करें और महाद्वीप की, तो इसको थोड़ा सा हम स्किप करके आगे देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। इसमें ये जो क्षैतिज संचालन है, ओरोजेनिक जो फोर्स लग रही है, इसमें भी दो तरीके की फोर्स से जनरेट होने वाली घटना है, जो कि किस तरीके की फोर्स लगती है उसको हम देखते हैं। जैसे क्षैतिज संचालन में जो फोर्स लगती है वो ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं उसको। इसमें भी दो तरीके से फोर्स का लगना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको हम, ताकि यहाँ पे जगह कम है। देखिए, दो तरीके से होता है। एक होता है संपीड़न, संपीड़न जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। एक है तनाव, क्या है?
तनाव, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है। यानी कि इस क्षैतिज संचालन में ओरोजेनिक फोर्स में दो तरीके का फोर्स लगता है, एक संपीड़न फोर्स लगता है, एक तनाव फोर्स लगता है, यानी कि एक कंप्रेशन बल फोर्स लगता है, एक टेंशन फोर्स लगता है। तो देखिए ये जो कंप्रेशन फोर्स है इससे क्या निर्मित होता है, इससे वलित पर्वत निर्मित होता है। इससे जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक की आप देखे होंगे क्लास, तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें कि यह हमारा प्लेट है। इस प्लेट को अगर इन प्लेटों का संचालन अगर एक दूसरे की तरफ होगा, यानी कि दोनों प्लेटें आपस में अगर भिड़ रही होंगी, ये प्लेटें अगर आपस में भिड़ रही होंगी तो इनमें ये कैसे, अच्छा भिड़ेंगी कैसे, ये प्लेटें कैसे भिड़ेंगी, जैसे मान लेती हैं यहाँ पे महासागरीय प्लेट है ना, इधर भी है, तो यहाँ पे जो मैग्मा निकलने की प्रक्रिया होगी, इसमें क्या होगी, यहाँ पे कटक बनेंगे, यहाँ पे कटक बनेंगे, मैग्मा के निकलने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, भ्रंश हो रहा है, तो यहाँ पे कटक बनेंगे। तो क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें ये प्लेटें जो है इधर को जाएगी और ये प्लेटें इधर को जाएगी, उसी तरीके से ये प्लेट इधर को आएगी और ये प्लेट उधर को जाएगी नीचे। तो ये दोनों प्लेटें आपस में कॉम्पैक्ट होंगी, यानी कि दोनों आपस में ऐसे भिड़ेंगी, दोनों में भिड़ंत होगी। तो जब दो चीज़ों में आपस में भिड़ंत होता है तो क्या होता है, वो बीच से ऐसे फोल्ड हो जाता है। क्या होता है, बीच से ऐसे, इसको हम देखेंगे तो ऐसे ये बीच से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बीच से फोल्ड हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कंप्रेशन फोर्स लगता है, तो यानी कि संपीड़न से क्या होता है कि वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारे हिमालय है वो क्या है, वलित पर्वत है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वलन पड़ने से क्या हो रहा है, वलन यानी कि संपीड़न होने से क्या हो रहा है कि हमारा वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। वैसे ही टेंशन का अगर हम देखें तो हम आगे बात करते हैं इसका, अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर संचालन है ये कैसे कार्य करता है, ये क्या कैसे कार्य करता है उसको हम समझेंगे। ऊर्ध्वाधर जो संचालन है वो कार्य करता है कि ये जो है पृथ्वी के तो अंदर लगता ही है, ये एकदम आप दिमाग में बैठा लेंगे कि अंतर्जात, अंतर मतलब अंदर की बात हो रही है, यानी कि ये जो बल लगेंगे वो पृथ्वी के अंदर लगेंगी, चाहे वो अवकाशमिक बल हो चाहे वो दीर्घकालिक बल हो। इसी दीर्घकालिक बल के दो संचालन है, एक सीधा चलती है, एक ऊपर नीचे चलती है, एक क्षैतिज चलती है, एक ऊर्ध्वाधर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर संचालन में क्या चीजें हो रही हैं कि इसमें इस संचालन में जो पृथ्वी के अंदर बल लगती है, एक नीचे की तरफ लगती है, नीचे एवं ऊपर के तरफ लगती है, ठीक है। इसमें जो बल लगती है एक नीचे की तरफ लगती है और एक ऊपर की तरफ लगती है। तो हम उसको देख लेते हैं कि जो नीचे की तरफ लगेगी बल, तो जो प्लेट होगी वो ऐसे धंस जाएगी और ऊपर वाला बल लगेगा तो ऐसे होगा। समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर संचालन में एक बल जो है इसी में एक बल नीचे की तरफ लगता है, एक ऊपर की तरफ लगता है। तो जिसमें नीचे की तरफ लगेगा वो प्लेटें धंस जाएंगी और जिसमें ऊपर की तरफ लगेगा वो प्लेटें ऊपर चली आएंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। जो धंस जाएंगी उनमें क्या होगा, समुद्र का निर्माण होगा, और जो ऊपर चलाएंगी वो क्या होंगे, ऐसे महाद्वीप बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ऊर्ध्वाधर संचालन में कैसे समुद्र और महाद्वीप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे, ये तो एक फोर्स के माध्यम से हमने देख लिया कि कैसे पर्वत और समुद्र का निर्माण होता है। अगर आपने पिछली क्लासों को देखा होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताया होगा वो आपको याद होगा कि इस महाद्वीप का, ये क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप आप देख रहे हैं जो ऊपर उठी हुई है, एक तो एक इपेरोजेनिक फोर्स के कारण ये जो है स्थिति बन रही है। उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था पिछले क्लासों में, आप देखे होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले से उठा करके इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर 17 तक जितनी भी लेक्चर है वो सब इसी से रिलेटेड है।
उसको आप देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप के उठने का मुख्य कारण क्या है कि महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, हल्का होती है। क्या होती है? हल्का। और समुद्री प्लेट क्या होती है? ये जो समुद्री प्लेट है, समुद्री प्लेट ये क्या होती है? भारी होती है। ठीक है, तो भारी चीज नीचे जाएगा, हल्का चीज ऊपर जाएगा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैंने कहा था कि प्लेटों के अंदर मैग्मा होती है, तो भारी प्लेटों को ना मैग्मा जो नीचे से बल लगाती है वह इसको ऊपर के तरफ उठा नहीं पाती है, क्योंकि इनमें वजन काफी ज्यादा होने के कारण इसको ऊपर उठा नहीं पाती है। और जो महाद्वीप है, ये प्लेटें हल्का होने के कारण इसको ऊपर उठा देती है। ये क्या करती है? मैग्मा नीचे से इनको ऊपर उठा देती है। तो उठाने से क्या होता है कि आप सुने होंगे कि हमारा जो हिमालय है प्रति वर्ष 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में प्रति वर्ष क्या हो रहा है? इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। तो ऊंचाई बढ़ने का क्या कारण है? एक तो ये हल्का प्लेट है, दूसरा मैग्मा नीचे से बल लगा रही है। यही मैग्मा जो बल लगा रही है वो उसको ऊपर उठा रही है। तो एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, तो यहीं कहीं पे भ्रंश पड़ेगा, यानी कि दबाव पड़ेगा, तो मैग्मा ऐसे तोड़ के बाहर आ जाएगी ऐसे ऊपर। तो ये क्या होगी? ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो जाएगी। तो जब ये बाहर आएगी तो क्या करेगी? जब यहाँ पे मैग्मा निकलेगी और ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी तो ये प्लेट इधर को भागेगी और ये प्लेट इधर को भागेगी। तो क्या होगा कि इधर भी तो समुद्र होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी वही प्रक्रिया होगी कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया फिर से होगी और यहाँ पे भी ऐसे कटक बनेंगे और इसको इधर धक्का देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वलन पड़ेगा। वही सिचुएशन यहाँ पे हुई है। आप देखें तो यहाँ पे हमने देख लिया कि समुद्र में जो है कैसे नीचे जा रहा है और हल्का प्लेट जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ तो हमने देखा सिर्फ एपेरोजेनिक फोर्स के कारण ये चीजें नीचे और ऊपर जा रही थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं। मैग्मा का धक्का देना, प्लेटों का हल्का होना, प्लेटों का भारी होना, इसके कारण भी ऊपर नीचे हो रही है। तो इसके पीछे बहुत सारा कारक है जो इसको आप लोगों ने देखा। और इसमें जो है पृथ्वी के सतह को संतुलित कर रहा है। अगर यह ऊपर नीचे नहीं होता तो पृथ्वी का जो सतह है वो संतुलित नहीं होता। वो क्या होता है कि एक तरफ ज्यादा पृथ्वी का झुकाव हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन बल है उसमें जो है समस्या आने लगती, और उसके कारण और भी जो प्रक्रियाएं हमारे पृथ्वी पे घट रही है वो घटनाएं जो है इतना असंतुलित हो जाती कि हर एक चीज को पृथ्वी पर जो सामान्य तरीके से चल रही है उसको हम सामान्य तरीके से नहीं देख पाएंगे। उसके कारण भूकंप आने लगेंगे, ज्वार की स्थिति काफी ज्यादा पैदा होने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर बहुत संकट का समय आ जाएगा, जिससे कि विनाश की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसीलिए ये प्लेटों का ऊपर नीचे, ये जो प्लेट ऊपर नीचे आ रहे हैं कोई एक दिन में नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं दीर्घकालिक बल, ये कोई एक दिन में ये फोर्स काम एक दिन में करके ये सारा चीज नहीं कर रहा है। इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष पर लाखों करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी पर बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, बदलाव लाते हैं। ठीक है, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, जितनी भी ये इधर वाली या फिर इधर वाली, यह एक दिन का बदलाव नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी पर बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें दीर्घकालिक बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तब जाकर के ये चीजों का ये सब आप देख रहे हैं। तो ये चीज होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया समुद्र और महाद्वीप का निर्माण की स्थिति। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, आपने वलित पर्वत का मैंने दिखा दिया यहाँ पे। आगे हम इसके बाद भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है। एक बार हम ऊपर से फिर से इसको चले आते हैं, फिर से देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। हमने कहा कि अंतर्जात बल जो है पृथ्वी के अंदर लगती है, बहिर्जात बल, हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं बहिर्जात बल को, क्योंकि ये हमें इसका एक अलग से क्लास होगा पूरा। जिस तरीके से हम अंतर्जात बल आज पढ़ रहे हैं उसी तरीके से बहिर्जात का अलग से एक क्लास होगा।
यहाँ देखते हैं बहिर्जात बल जो है ये क्या करता है, पृथ्वी के बाहर क्या करता है कि पर्वत, पठार एवं चट्टानों को तोड़ता है, घिसता है एवं समतलीकरण करता है, समतलीकरण करता है। ठीक है, इसके कारक कौन कौन से हैं भाई, ये सब चीजें करने के लिए देखिए, ये बहिर्जात बल सिंपल सा हम अगर हम डिफिनीशन दोनों का समझे कि अंतर्जात बलों के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति को संतुलित करने के लिए बहिर्जात बल लगता है जो कि पृथ्वी के बाहर लगता है, और वह क्या करता है कि पर्वत, पठार, चट्टानों को घिस करके, तोड़ करके उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उनका समतलीकरण करना, पृथ्वी के चारों तरफ फैलाना ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे, उसके कारण यह बहिर्जात बल लगता है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है ये सब चीज पर्वत, पठार, चट्टानों को तोड़ना, घिसना, समतलीकरण करना, यानी कि तोड़ने का, घिसने का काम कौन करता है, यानी कि इसका कोई कारक होगा। इसका कारक कौन है, इसका कारक है जल, वर्षा जल। ठीक है, फिर देखिए वर्षा जल, जल और आपका हवा, प्रकाश, इन सब कारणों से टूटना, यानी कि भारी वर्षण के कारण चट्टानों में चटकन आना, फिर वो बह करके एक जगह से दूसरे जगह जाना, तेज आंधी हवा से क्या होता है कि चट्टानों में टकराना और फिर वहां से टूट करके दूर जाना, तेज प्रकाश से क्या होता है कि उनके लेयरों में कमजोर होना और उसमें जल भरना, फिर वो टूट जाना, यानी कि ये इन सब कारकों से, ये क्या है, ये कारक है, इन सब कारकों से यह प्रक्रिया होना, और इस प्रक्रिया को हम लोग बहिर्जात बल का नाम देते हैं। और इसका मेन अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं, इसमें जो प्रक्रिया होती है वो अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया होती है इसमें बहिर्जात में। बहिर्जात इतना है, इसको समझ लेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे हम लोग पूरा अच्छे से। यहाँ पे आते हैं अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंदर ये बल लगती है, ये दो तरीके की होती है, अवकास्मिक बल होती है, दीर्घकालिक बल होती है। अवकास्मिक बल में, अवकास्मिक बल से जो क्रियाएं होती है वो ज्वालामुखी की होती है, भूकंप की होती है, भूस्खलन की होती है। तो हमने ज्वालामुखी पढ़ लिया है, भूकंप पढ़ लिया, यानी कि ज्वालामुखी से भी स्थलकृति का निर्माण होता है, स्थल रूप का निर्माण होता है, भूकंप से भी होता है, तो ये जल्दी होता है, ये जल्दी होता है, इसलिए इसको अवकास्मिक कहते हैं। यानी कि ये भी पृथ्वी के अंदर ही घटना होती है, ज्वालामुखी कहाँ होती है, पृथ्वी के अंदर होती है, भूकंप भी जो पृथ्वी के अंदर होती है। तो इन चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लासों में देख लिया है। अब भूस्खलन ये बचा है, ये अपक्षय अपरदन में देख लेंगे। तो क्या होता है कि अवकास्मिक बल के कारण ये जो होता है, ये दो चीजें की घटनाएं जो होती हैं, इनसे जो स्थलारूप बनते हैं उसको हमने देखा है। फिर दीर्घकालिक बल जो है, दीर्घकालिक बल क्या है, ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो है ये दीर्घकालिक बल जो है पृथ्वी पे बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, एक दिन में नहीं होता है। और दीर्घकालिक बल में दो तरीके का संचालन होता है, यानी कि दीर्घकालिक बल दो तरीके से चलता है, एक ऊर्ध्वाधर चलता है, एक क्षैतिज चलता है। ऊर्ध्वाधर चलने से क्या चीजें होती हैं कि ये ऊपर नीचे इसमें फोर्स का चलना होता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं समुद्र और महाद्वीप का निर्माण हो रहा है। उसी तरीके से क्षैतिज संचालन में वलित पर्वत, भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत, यानी कि वलित पर्वत कैसे बनते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, संपीड़न के कारण, और इन टेंशन के कारण इन दोनों का निर्माण होगा जो आगे देखेंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये चीजें जो है बहुत आसान है, इसको समझना है। और ये अगर फोर्स नहीं लग रहे होते पृथ्वी पे तो हमें कितना नुकसान होता, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर पर्वत बन जाते हैं तो कहीं एक जगह इतना ऊंचा पर्वत बन जाता कि उधर पृथ्वी का झुकाव इतना ज्यादा होता कि वहां से पृथ्वी असंतुलित। भ्रंश पर्वत का निर्माण देखेंगे कि ये कैसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं तनाव बल के कारण। किनके कारण, तनाव बल के कारण इनका निर्माण होता है, टेंशन फोर्स इसमें लगता है प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर ये प्लेट है, मान लेते हैं ये प्लेट है,
ठीक है, बीच से कहीं यहाँ पे इनमें चटकन पड़ गया, ये टूट गए। तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी पर जितनी भी प्लेटें हैं सबका डेंसिटी सेम नहीं होता है, वो अलग अलग डेंसिटी के होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बीच वाला प्लेट जो है इसका डेंसिटी बहुत कम होगा, तो कम कम वाला क्या होता है, ऊपर चल जाएगा, भारी वाला नीचे आ जाएगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ये भारी वाला यहाँ आ गया और वो हल्का वाला ऊपर चला गया, भारी वाला नीचे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें बनेंगी वो बनेंगी भ्रंश पर्वत। ऐसे प्लेटों की घटना से जो पर्वत का निर्माण होगा वो क्या बनेंगे, भ्रंश पर्वत बनेंगे। उसी तरीके से इस प्लेट में यह सिर्फ एक ही विशेषता तो नहीं होगी, ऐसा होगा कि यह दोनों प्लेटें हल्की हो जाएंगी और यह प्लेटें भारी होंगी। तो क्या होगा, यहाँ से अगर ये दोनों प्लेटों को भारी कर दिया जाए और इन दोनों को भारी कर दिया जाए, बीच वाले को हल्का, यानी कि इनका डेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा और इन दोनों का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि यह जो पर्वत है वह इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ऐसे ऐसे। तो ये भारी वाला जो है ये नीचे चला आया और ये दोनों जो हल्का था वह ऊपर चला आया। तो ऐसे जो निर्माण हो रहा है इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। अब देखिए घाटी जो बनता है वह भी काफ़ी समय लगता है, इनमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लेटों में जो भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटी और पर्वत बनने की जो संभावनाएं हैं वह दो तरीके की हो सकते हैं। किसी प्लेट में किसी का घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्लेटें नीचे आ जाएंगी, किसी का घनत्व तो कम हो जाएगा वो प्लेटें ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों प्लेटों का घनत्व यहाँ पे कम हो गया था, ये बीच वाला प्लेट था उसका घनत्व ज़्यादा हो गया तो वो ऊपर उठ गया और ये नीचे चली आई। तो इससे जो निर्माण होगा वो भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा, टेंशन फोर्स लगने का, यानी कि बीच में यहाँ टूट गया, यहाँ पे ऐसे टूट गया तो यहाँ पे क्या बनेंगे, भ्रंश बनेगा, है ना। ये भ्रंश बनेगा तो खिसकना, ऊपर नीचे खिसकना चालू कर देगा। तो वैसे स्थिति में आप देख रहे हैं भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि पर्वत का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे भ्रंश पर्वत देख लिया, घाटी देख लिया, वलित पर्वत देख लिया। तो उसका इन सबों का एग्जाम्पल भी तो जरूरी है कि वो कौन कौन से हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पर्वत का प्रकार। पहले हम देखते हैं पर्वत का प्रकार, वो कौन कौन से पर्वत होते हैं। पहला है सममिति। सममिति पर्वत, ये किस प्रकार के होते हैं सममिति, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पर्वत है, ठीक है, हर एक पर्वत की भुजा होती है, बीच से सेंटर खींच देंगे तो इधर वाली एक भुजा, इधर वाली एक भुजा, यानी कि पहली भुजा या दूसरी भुजा। सममिति में यानी कि पहली और दूसरी भुजा एकदम एक समान हो, उसको सममिति पर्वत कहते हैं। दूसरा असममिति, ये पर्वत का जो प्रकार है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी पर्वत है और ये हो गया, ये बीच से हमारा सेंट्रल लाइन आ गया पर्वत का, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। तो इसमें देख रहे हैं कि एक पहली भुजा का झुकाव दूसरी भुजा के झुकाव के बराबर नहीं है, यानी कि असमान है। यानी कि पहली भुजा और दूसरी भुजा की जो झुकाव का जो यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं वो पहली भुजा का ज़्यादा है और दूसरी भुजा का कम है, यानी कि दूसरी भुजा थोड़ी सी खड़ी है, पहली भुजा थोड़ी सी गिरी हुई है। तो इसको बोलते हैं असममिति पर्वत। ठीक है, तीसरा है एकनत। तीसरा है एकनत। ठीक है, एकनत में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वलन पड़ने के कारण इसका जो है एक भुजा के तरफ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है,
आपका झुकाव कम हो जाता है, और एक तरफ क्या होता है कि झुकाव पूरा और खड़ा ढाल हो जाता है। ऐसा ऐसा पर्वत हम कहीं कहीं देखते हैं, जैसे ये हमारा पर्वत हो गया, ठीक है, बीच से सेंटर लाइन गुजर रही है। तो देखिए भुजा 1, भुजा 2, दूसरी भुजा की तरफ खड़ी ढाल क्या हो गई है, खड़ी ढाल एवं खड़ी भुजा दोनों खड़ी हो गई है, खड़ी भुजा, यानी कि इधर ढाल भी बहुत ज्यादा है, एक ही तरफ ढाल है और एक ही तरफ झुकाव भी है। देख रहे हैं यहाँ पे ढाल एकदम खड़ी ढाल है और झुकाव भी इधर है ना, यानी कि इधर का झुकाव जो है पूरा इसी के तरफ चला आया है, ठीक है। तो ये एकनत हो गया। एक होता है एकनत के बाद होता है आपका समनत, एकनत के बाद होता है समनत। समनत और कुछ नहीं है, पूरे पर्वत का झुकाव जो है एक तरफ हो जाता है, भुजा 1 हो चाहे भुजा 2 हो, उनकी झुकाव जो है एक तरफ हो जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ वलित पर्वत, फिर देखेंगे भ्रंश घाटी, फिर कुछ भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मैंने पर्वत का प्रकार बताया है, लेकिन अब एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में पूरा क्लियर समझ में आए कि कौन सा वलन से बना है पर्वत, कौन सा भ्रंश से बना है ना, कौन सी घाटी में जो है भ्रंश का प्रकार है। देखिए एक और चीज समझना है, जो घाटी का निर्माण होता है वो नदियों के कटाव से ही होता है, ठीक है। जो हम घाटी देखते हैं यू शेप, भी शेप, है ना, तो ये कब होता है, जब नदियों का युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में नदी आ जाती है। प्रौढ़ यानी कि नदी का बहाव कम हो जाता है, यानी कि जब युवा होगी तो बहुत ज्यादा कटान करेगी नदी के किनारों पे, ऐसे किनारों पे कटान करेगी, और जब प्रौढ़ होगी तो जो कटान की है वो चीजें दिखने लगेगी। यानी कि जब युवा था तो यहाँ नदी भर के एकदम से जा रही है पूरा एकदम बराबर, जब ये जैसे प्रौढ़ होगा तो इसका हाइट पानी का कम होने लगेगा, जो जलों के द्वारा कटाव हुआ होगा वो तो दिखेगा ही। तो ऐसे जो नीचे है तो इस प्रकार की होगी। तो इसको हम लोग एक क्लास है अलग से, इसमें हमको आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन कौन सा है, भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, ठीक है। पहले देखते हैं वलित पर्वत। देखिए पहला तो हम हिमालय ही लेते हैं, हमारा हिमालय जो है क्या है, वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है, और इस ये 2 प्लेटों के नीचे है ऐसे, एक जो है भारतीय प्लेट है, भारतीय, और यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में ऐसे भिड़ रही हैं, ऐसे भिड़ रही हैं, तभी जाके इसका ऐसे वलन पड़ गया है, ये जो है ऐसे ऐसे घूम गया है। तो हमारे हिमालय, वैसे भी हिमालय के आप देखते हैं 3 है, ट्रांस है, मध्य है, शिवालिक है, 3 है ना, तो ये 3 वलन पड़े हुए हैं। एक पीछे भी है आपका बाह्य हिमालय, ठीक। तो जब हिमालय की क्लास करेंगे हम लोग भारतीय ज्योग्राफी का पूरे डिटेल में, हिमालय का A to Z सारी चीजों को हम करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है उत्तरी अमेरिका में रॉकी, उत्तरी अमेरिका में है आपका रॉकी पर्वत, ठीक है, ये क्या है, रॉकी। फिर दक्षिणी अमेरिका में है आपका, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज, एंडीज पर्वत। उसके बाद है आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका में है आपका, अफ्रीका वाला जो है उसका नाम है एटलस, ठीक है। फिर यूरोप में है। देखिए जो मुख्य पर्वतें हैं जिसको जानना है उसको हम लिखवा रहे हैं, आल्पस है, आल्पस। तो ये जितने भी पर्वत देख रहे हैं ये वलित पर्वत है। इनमें क्या हुआ होगा कि 2 प्लेटें आपस में भिड़ंत हुई होगी, जब ये भिड़ेगी तो यहाँ पे जो अवसादे होंगे, अवसाद जो जमा रहेंगी 2 प्लेटों के बीच में, वो भिड़ने से क्या होगा कि एक प्लेट, देखिए जब भी 2 प्लेट आपस में ऐसे भिड़ती है, ऐसे जैसे मान लेते हैं 2 प्लेट है, तो जब भी इसमें भिड़ेगी तो जो इसमें भारी प्लेट होगी ना वो हमेशा नीचे को चली जाएगी ऐसे, जो हल्का प्लेट होगी वो ऊपर को चली जाएगी ऐसे।
तो जो अवसाद यहाँ जमा होगा वो दब के ऊपर चलाएगा और ऐसे फोल्ड पड़ जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वलित पर्वत देख लिए। अब हम देखते हैं आपका वलित भ्रंश पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं हम भ्रंश पर्वत जो भ्रंश से बने हुए हैं। ठीक है, तो भ्रंश पर्वत में क्या क्या है आपका, सतपुरा है, सतपुरा पर्वत है भारत में, यहाँ पे लिखते चलते हैं भारत में। सतपुरा के बाद एक है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, ये जो है आपका अमेरिका में है, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में, वो भी कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ये नॉर्थ अमेरिका है। 1 2 3, तीसरा में है आपका माउंट एल्बर्ट, कौन सा है, माउंट एल्बर्ट, ये जो है ये भी कहाँ पे है, अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट के बाद एक और है आपका ब्लैक ब्लैक जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो देखिए सियरा नेवादा का एकदम एक और है एग्जाम्पल, इसका जो है इम्पोर्टेंट है। यह क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत है। ये जो है ब्लॉक पर्वत किससे बना है, ये जो है भ्रंश से बना है। ये क्या है, ब्लॉक पर्वत, क्या है, ये ब्लॉक पर्वत किससे बना है, भ्रंश से बना है। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत है जो सियरा नेवादा है, नॉर्थ अमेरिका में है और विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, अब हम भ्रंश घाटी को देख लेते हैं। यहाँ पे भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये सब देख लिया है कि भ्रंश घाटी कैसे बनता है, भ्रंश पर्वत यानी कि वही ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, पीछे हमने देख लिया है, उसका सिर्फ हमें यहाँ पे एग्जाम्पल करा रहे हैं। वलित पर्वत कैसे बना है वो हमने देख लिया है, वो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए सभी का। ठीक है, भ्रंश पर्वत में है पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश पर्वत घाटी, पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी, 2 नंबर देखेंगे, पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी। उसके बाद है भारत में नर्मदा ताप्ती दामोदर, नर्मदा ताप्ती दामोदर भ्रंश घाटी है। ये सब कौन सी है, भ्रंश घाटी, कौन सी, ये सब क्या है, भ्रंश घाटी है। उसी तरीके से ये 1 2 3 हो गया। उसके बाद है बाइकाल घाटी है एक आपका, कहाँ पे, रूस में, एक राइन है यूरोप में, बाइकाल घाटी ये रूस में। और एक हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6, एक राइन नदी घाटी हो गया, राइन राइन नदी घाटी। ठीक है, ये यूरोप में है। तो यहाँ पे देखिए कि भ्रंश घाटी यानी भ्रंश से जो घाटी का निर्माण हुआ है वह कौन कौन सी है, जो मुख्य है, जो कि एग्जाम में आती हैं, और यही है, इसके अलावे भी हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं की चर्चा होती है जो हमें किताबों में देखने को मिलती है, जो हमें याद रखना है। इसका तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है, ये वनडे पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो आप देख लिए भ्रंश घाटी कैसे बनता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वलित पर्वत कैसे बनता है आपने देख लिया, उसका एग्जाम्पल क्या है, भ्रंश से ब्लॉक पर्वत भी बनते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, सतपुरा भारत वाला भी बता दिया, बाहर का भी बता दिया, यहाँ पे भी भारत का वलित पर्वत बताया, बाहर का भी वलित पर्वत मैंने बताया, भ्रंश घाटी भारत का मैंने बताया और बाहर का भी बताया। तो ये सब चीज़ों को एक बार आप अच्छे से
रिवीजन करेंगे और कलेक्ट करके अपना लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लास आज का यहीं तक है। फिर इसी तरीके के बेहतर कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे। आज